In this video, I am going to discuss about the uses of dimensional analysis, and already in the previous video, I have given you the first use to check the correctness of any given equation. कोई भी equation दिया गया है तो by using the dimensional method we can check कि that given equation is correct or not. What is the second use? To convert the unit of one system into the unit of other system. By using the dimensional method, we can convert the unit from one system to another system. हाँ, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं by using the dimensional method. Already I have told you, for any physical quantity, the product of numerical value of that physical quantity and its unit is always constant. हमने बताया था beginning में n into u is equal to constant, where n is what? Numerical value, and u is what here? Unit. So the product of numerical value and unit of a physical quantity is always constant. हम मान लेते हैं कि let p is a physical quantity whose numerical value is n1 and n2 in two different system, and u1 and u2 is the unit in these two different system. तो जैसे हमने लिखा एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप लोग जानते हैं जैसे बायोस क्लास सब लोग एक्सपर्ट हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. इन सेम वे इफ एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट वी कैन राइट हियर एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू, where n1 is the numerical value and u1 is the unit in one system, and n2 is the numerical value and u2 is the unit in other system. So this method or this use we can explain by taking one example. Suppose convert 1 Newton into Dye. तो हमको ये दिया गया है कि 1 यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम 1. फर्स्ट यूनिट जो आप यूज करें वो क्या है? न्यूटन. सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है किस यूनिट में? जिसमें डाइन में हो. हाँ, इसका मतलब फर्स्ट यूनिट दिया गया है हमको न्यूटन, सेकेंड यूनिट दिया गया है डाइन, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है 1 और सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है. तो फर्स्ट यू विल राइट डाउन हियर n1 u1 is equal to n2 u2. लेकिन याद रखिएगा n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम. तो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या दिया है? 1, और u1 उसकी यूनिट क्या दिया है उस समय? न्यूटन. जबकि जानते हैं न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की. n2 हमको निकालना है कि हाउ मच इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, कब? इन दैट यूनिट व्हेन दैट यूनिट इज व्हाट हियर? डाइन. इसका मतलब 1 जो हम यूज कर रहे हैं वो इसके लिए है, न्यूटन वाले के लिए, और जो 2 सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है? डाइन के लिए है. तो how can you convert by using the dimensional method? What you write here? At place of n1, first you write here 1 because numerical value in this first system is given 1. You will write here 1 into u1 means unit, but here unit is Newton. न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की. तो यहां न्यूटन नहीं लिखेंगे बल्कि फोर्स का क्या लिखेंगे? डायमेंशन. याद रखिएगा ये जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिखना है किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को. तो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की. तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे? एम एल टी टू द पावर -2, और यहां लिख लीजिएगा 1. ये हो गया. इज इक्वल टू n2 हमको निकालना है, और aim is to find what is the numerical value. कब? जब u2 किस में मेजर किया गया हो? डाइन. तो डाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स. ये भी फोर्स की ही यूनिट है. तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे? डायमेंशन. किसका डायमेंशन? फोर्स का, जिसकी ये यूनिट है. यहां पे हो गया एम एल टी टू द पावर -2, लेकिन यहां लिखिएगा t, नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि यहां भी वही लिख रहे हैं और यहां भी वही लिख रहे हैं. तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसको हम फर्स्ट सिस्टम में लिखे हुए हैं जिसमें न्यूटन मतलब, और ये सेकंड सिस्टम में लिखा गया है. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट 1 into here you can write m1 l1
T1 to the power minus 2 is equal to N2 and here M2 L2 T to the power minus 2. But remember this, here M1 is what here? Mass. किसमें? SI सिस्टम, क्योंकि ये न्यूटन किसमें है? SI में है। तो SI सिस्टम में मास यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। जबकि M2 किसमें है? डाइन वाले के लिए था। ये सीरीज सिस्टम में M2 क्या होगा? किसमें होगा? ग्राम। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम। ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि एक SI है और दूसरा CG। ये टाइम सेकंड में है और ये भी टाइम किसमें होगा? सेकंड। तो फ्रॉम हियर यू कैन से N2 is equal to, we can write here 1 into, better we will write here M1 L1 T1 to the power minus 2 upon M2 L2 T to the power minus 2. This one. And what you will do in the next step? Next step, N2 is equal to, now we can write 1. And now, take mass with mass, length with length, time with time. So you will write here M1 upon M2 together, L1 upon L2 together, and here T1 upon T2 to the power minus 2. But remember this, here M1 is measured in kilogram, M2 is measured in gram, L1 is measured in meter, L2 centimeter, and T1 is in second, and T2 also measured in second. Because 1 Newton means SI, or this one time means series. So finally, you can write N2 is equal to 1 into here M1, क्या लिखेंगे M1 की जगह पे? किलोग्राम, अपॉन M2, M2 is ग्राम, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, T1 second, and T2 also second. So you know N2 is equal to 1 into. Can you change kilogram into gram? You know 1 kilogram is equal to 1000 gram. You can write 10 to the power 3 gram upon gram. Here 10 to the power 2, 1 meter is equal to 100 centimeter upon centimeter. And this one is second upon second. Here one single. Here centimeter is cancelled by centimeter, second is cancelled by second, gram is cancelled by gram. So finally you can say here N2 is equal to 1 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2. When you will multiply them, you will get 10 to the power 5. It means N2 is equal to 10 to the power 5. And now you can say, what conclusion you get? Ki 1 Newton is equal to how much? 10 to the power 5. So this is what here, by using the dimensional method, we can convert the unit from one system to another system. So when you will do the practice for the other numericals also, easily you can get it here. And third use, which is very important, is to establish the relation among the various physical quantities. How can we establish the relation among the various physical quantities? If you know a physical quantity is depends possibly on these factors. अगर आपको ये मालूम है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है, तो by using the dimensional method we can establish the relation between that physical quantity and the factor on which it depends. So we can also explain it by taking example. लेकिन याद रखिएगा
फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ये दोनों चीज अगर हमको मालूम हुआ है, उनके बीच में रिलेशन नहीं मालूम है, बट वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन दिस फिजिकल क्वांटिटी एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. फॉर एग्जांपल, suppose the time period of a simple pendulum depends upon mass of the bob m, length of the pendulum l, and acceleration due to gravity is g. हमको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन है? टाइम पीरियड. हाँ, टाइम पीरियड टी. और फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो कौन कौन सा है? मास ऑफ द बॉब, length of the pendulum, and acceleration due to gravity. Then our aim is to derive the relation among this factor, means time period, and this factor on which it depends by using the dimension method. So first step, what you will do? First step, you will see which physical quantity and the factor on which it depends. जो फिजिकल क्वांटिटी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा, और जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको राइट हैंड साइड में. किस पे डिपेंड किया? मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड बिटवीन दीज टू ऑलवेज यू पुट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो वी कैन से T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mLg. याद रखिएगा, ये T क्या था? फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या था? फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स. And remember this, then now you will assume the sum powers on this factor. क्वांटिटी पे, इस पे नहीं पावर लेना है, आप एज्यूम कर लीजिए कि इट डिपेंड्स ऑन पावर A ऑन दिस मास, लेंथ पे पावर B, G टू द पावर C. हमेशा आप ये करिएगा, जिन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है उस फैक्टर के ऊपर आप पावर ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिएगा ABC, लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर मत लीजिएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फैक्टर, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस वन इज व्हाट हियर? फैक्टर. एंड नाउ वी अज्यूम व्हाट इज द पावर ऑन दिस फैक्टर्स? ABC. In next step, what you will do? T is equal to, when we remove the proportionality constant, you can use a constant K, and here m to the power A, L to the power B, and G to the power C. याद रखिएगा, ये K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. एंड डायमेंशन मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है. नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड. So dimension of time period is what here? T. To write the dimension of both sides. To write the dimension of both sides. इस T का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T is equal to K का कोई डायमेंशन नहीं, it is the dimension of this quantity, because dimension method does not give any information about the constant of this one. Is limitation. M, mass of the pendulum, its dimension is m power A. L, length, power B. G is acceleration due to gravity. So dimension of G, since it is acceleration, so its dimension is LT to the power minus 2 to the power 6. This one is the first step, or this one is simply first you will write this one, then this, and then you will write the dimension of both sides. Now you see what you will do. Now T is equal to, here you can write m to the power A, L to the power B, and here you can write L to the power C and T to the power -2. याद रखिएगा, ये ABC हमने एज्यूम किया है इन फैक्टर्स के ऊपर पावर, और इन्हीं ABC की वैल्यू हमको निकालनी है by making the linear equation. And next step, what you will do after that? After that, T is equal to m to the power A. There is no any other term of m, so simply you write m to the power B. Again, L to the power B into L to the power C. जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा L to the power B plus C। क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे इंडिसेस में कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो L to the power B into L to the power C, you can write L to the power B plus C, and this one is what here, T to the power minus 2C, this one. Now we compare, on comparing the power of M, L and T on both sides, हम दोनों तरफ अभी पावर को कंपेयर करेंगे केवल। तो सिंस देयर इज नो टर्म ऑफ m, लेफ्ट हैंड साइड में तो m का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब m का पावर क्या रहा होगा, 0। तो यहाँ m का पावर 0 है और यहाँ m का पावर a है, इसका मतलब व्हेन वी कंपेयर देन a इज इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। याद रखिएगा जो टर्म यहाँ नहीं है इसका मतलब उसका पावर हम क्या एज्यूम करेंगे, 0। फिर देखिए L to the power B plus C, यहां भी L का टर्म नहीं है, इसका मतलब इधर L का पावर क्या रहा होगा, 0। तो सेकंड इक्वेशन राइट B plus C is equal to 0, this second equation। And third equation, what is third equation, T to the power minus 2C, and here only T means what is the power of T, you can assume 1, so it means minus 2C is equal to 1। The third equation is minus 2C is equal to 1। So you have 3 unknown and 3 linear equation. A is equal to 0, B plus C is equal to 0, and minus 2C is equal to 1। So from equation third, C is equal to minus 1 by 2। And when we put the value of C here in equation number 2, so we will write here B minus 1 by 2 is equal to 0 from equation 2. From equation 2, B plus C, C means minus 1 by 2 is equal to 0 or B is equal to 1 by 2. Now you have A is equal to 0. Now you have A is equal to 0, B is equal to 1 by 2 and C is equal to minus 1 by 2. And now you will put the value of A, B and C in this original equation which you have taken. And what that original equation? T is equal to, you have written this one, T is equal to K M to the power A, L to the power B, G to the power C. So in that equation you will put the value of A, B, C from here. So you can write T is equal to K M to the power 0, L to the power 1 by 2 and G to the power minus 1 by 2. So M to the power 0 means 1. So you can see here T is equal to K, this one is 1. L to the power 1 by 2, you can write root L. And G to the power minus 1 by 2, you can write in denominator root G. This term. And finally you can write K root L by G. And in this you can say time period of that simple pendulum is given by T is equal to K root L by G. And already I have told you, dimension method does not give any information about this constant term. So in this way you can derive. यहाँ जरूरी नहीं कि आप 2 pi लिखें, लेकिन अगर आप जानते हैं तो you can write here. So in this way you can derive the expression between a physical quantity and the factors on which it depends here. So in the next video I will solve some 1-2 more problem based on it here. And also there is some limitation of the dimensional method. And what that limitation? Limitation means by using the dimensional method we can never get any idea about the constant term which is used in the formula. Second, dimensional method does not give any information about any logarithmic term, trigonometrical term, exponential term. Suppose if any equation involved logarithmic term or exponential term or the trigonometrical term, so also by using the dimensional method we will get no any information about that. And third one, if any physical quantity is depends on more than 3 factors, अगर कोई physical quantity 3 से ज्यादा फैक्टरों पे डिपेंड करती है
So by using the dimension method also we can get no any idea about that, or we can never derive the expression between that physical quantity and the factors on which it depends. तो 3 से ज़्यादा पर कोई क्वांटिटी डिपेंड करेगी तो उसका भी हम कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर पाते by using the dimensional method. So these are what here limitation of the dimensional method. So in this video this chapter is completed here. Please once you go through the example which is given in this exercise and then also try to solve the numerical problem of this exercise. So next time we will start some more numerical based on it and then we will start the next chapter. Thank you.